नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे, ये जानने के लिए कि भारत की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। हम उन गुमशुदा शहरों के खंडहरों को देखेंगे और उन पवित्र ग्रंथों को समझेंगे जिन्होंने हमारी संस्कृति की पहली नींव रखी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि इतिहास को पढ़ना समझना कैसे शुरू हुआ, फिर गोता लगाएंगे भारत की पहली महान सभ्यता में, और आखिर में समझेंगे उस वैदिक युग को जिसने आने वाले समय की दिशा तय की। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो अतीत को जानने और लिखने का सिलसिला है, मतलब इतिहास, ये आखिर शुरू कैसे हुआ। ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है, पर यह बहुत जरूरी है। जब हम गुजरे हुए कल को सिर्फ कहानियों की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे पहले आता है। कोई अंदाजा है वो कौन हो सकते हैं? जी हाँ, हेरोडोटस। ये एक यूनानी इतिहासकार थे जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ये तरीका शुरू किया कि सिर्फ ये मत बताओ कि क्या हुआ, बल्कि ये भी खोजो कि क्यों हुआ। और बस यही क्यों हमें भारत के प्राचीन रहस्यों को खोलने में मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी दौर की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही, एक ऐसी शहरी सभ्यता जिसके राज आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी एडवांस सिविलाइजेशन हजारों साल तक गुमनाम पड़ी रही, किसी को पता ही नहीं था। फिर आया साल 1921, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे दोबारा खोज निकाला, और इस एक खोज ने भारत के इतिहास को कई हजार साल और पीछे धकेल दिया। क्या कमाल की डिस्कवरी थी। इस जबरदस्त खोज का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को, जिन्होंने हड़प्पा की साइट पर खुदाई की। और इसका जो सबसे मशहूर शहर है मोहनजोदारो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं, वो आज के पाकिस्तान में है। पर यह मत सोचिए कि यह सभ्यता बस इन दो शहरों की थी। नहीं, ये एक बहुत बड़े, बहुत विशाल इलाके में फैली थी। गुजरात में लोथल नाम का एक बड़ा बंदरगाह भी था। मतलब वो लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी एडवांस्ड बात थी। ठीक है, शहर तो मिल गए, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी? अब वक्त है इन खंडहरों से उनके जीवन के रहस्य जानने का। चलिए कोशिश करते हैं। ये सवाल ही कितना रोमांचक है ना? कि आखिर भारत के पहले शहरों में जिंदगी कैसी दिखती होगी। लोग किसकी पूजा करते थे, उनकी भाषा क्या थी, उनका समाज कैसे चलता था। देखिए, जो भी सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक माता देवी की पूजा करते थे जो शायद प्रकृति से जुड़ी हों। उनकी अपनी एक लिपि थी जो चित्रों जैसी दिखती थी। पर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए कितने राज दफन होंगे उस लिपि में। मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कमाल की कारीगरी है। वो दिखाती है कि उनकी कला कितनी जिंदा दिल थी। वो तांबे का इस्तेमाल तो जानते थे, पर हैरानी की बात यह है कि उन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब सिंधु घाटी के शहर गुमनामी में खो गए, तो भारत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब बड़े बड़े शहरों की जगह ज्ञान और पवित्र भजनों पर आधारित एक नए युग की शुरुआत हुई, और इसी युग को हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत लंबा दौर था, तो इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकार इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वेदिक काल, जो सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद के समय का है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जब बाकी के वेद और ग्रंथ लिखे गए और समाज में भी काफी बदलाव आए। ऋग्वेद को सिर्फ एक किताब समझना भूल होगी। ये भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है जो हमारे पास मौजूद है। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें सीधा उस जमाने के लोगों की सोच, उनकी प्रार्थनाओं और उनकी दुनिया में ले जाता है। और ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है। इसमें पूरे 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब भजन या प्रार्थनाएं। सोचिए, ज्ञान और कविता का इतना बड़ा खजाना जो हजारों साल तक सिर्फ सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कमाल है। ऋग्वेद तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद 3 और वेदों की रचना हुई, और हर वेद का अपना एक खास मकसद था। ये चारों वेद मिलकर उस युग के ज्ञान का पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो इन चारों वेदों का काम अलग अलग था। ऋग्वेद में देवताओं की तारीफ में भजन है,
सामवेद में उन्हीं भजनों को सुर और ताल दिया गया है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत की जड़ भी मानते हैं। यजुर्वेद एक तरह से यज्ञ और पूजा पाठ करने की नियम किताब है, और अथर्ववेद ये आम जिंदगी की चीजों से जुड़ा है, जैसे बीमारियों से बचने के मंत्र या जादू टोना। अच्छा, उस समय का समाज कैसे चलता था? तो देखिए, समाज की जो सबसे बेसिक यूनिट थी वो थी ग्राम, यानी गांव, और गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। मतलब यहीं से पूरे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की शुरुआत होती थी। वेदों के अलावा भी कई और ग्रंथ लिखे गए जो हमें उस प्राचीन दुनिया की और गहरी समझ देते हैं। ये ज्ञान सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, इसमें इतिहास, कहानियां और बहुत कुछ शामिल था। जैसे कि पुराण, कुल 18 मुख्य पुराण हैं। इनमें देवी देवताओं, राजाओं और ऋषियों की कहानियों के जरिए इतिहास और मॉरल्स की बातें बताई गई हैं, और ये आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और फिर एक और कमाल की किताब है राजतरंगिणी। इसे कल्हड़ ने लिखा था, और ये कश्मीर के राजाओं का एक सिलसिलेवार इतिहास है। कल्हड़ ने इतिहास को एक नदी की तरह देखा जो हमेशा बहती रहती है। इतिहास लिखने का क्या खूबसूरत नजरिया है। तो हमने देखा कि कैसे टूटे फूटे खंडहर और पुराने ग्रंथ हमें अतीत की कहानी बताते हैं, लेकिन असली मजा तो उन सवालों में है जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी लिपि को कब पढ़ा जाएगा? आखिर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता का अंत हुआ कैसे? ये वो सवाल हैं जो आज भी खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचते हैं। और क्या पता, अगला बड़ा सुराग जमीन के नीचे बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो।